नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 14 बहू की विदा को करेंगे। इस पाठ में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए व समझिए। अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी अंदर चली जाती है। अपना निर्णय सुना चुका हूँ। मैं जल्दी ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। जरा ये भी देख लें कि नाम वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। अब दिए गए वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि इनकी रचना में अंतर है। इनमें जो क ख ग भाग है वो सरल वाक्य के उदाहरण है, सरल वाक्य के, ठीक है। और जो घ ड और च है, घ ण और च, ये कौन से हैं? संयुक्त वाक्य के उदाहरण। और जो छ ज और झ भाग है वो मिश्रित वाक्य के उदाहरण है। तो कहने का मतलब है ये जो 3 वाक्य हैं ये है सरल वाक्य, ये 3 संयुक्त वाक्य और अगले 3 जो हैं वो हैं मिश्रित वाक्य। अब हम इनको पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्यों में एक या अधिक कर्ता हो सकते हैं, परंतु क्रिया एक ही होती है, ठीक है। सरल वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जिसके बारे में कहा गया है वह उद्देश्य होता है और जो कहा जाता है वह विधेय होता है, ठीक है। कहने का अर्थ है जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, पानी बरस रहा है, ठीक है। तो ये हो गए सरल वाक्य। तो इसमें क्या है कि एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और जिसके बारे में कहा गया है वो होगा उद्देश्य और जो कहा जाता है, जिसके बारे में जो कहा जाता है वो होता है विधेय, ठीक है। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य मिलते हैं, ठीक है, और वे और, किंतु, अथवा आदि योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, लेकिन वे अर्थ के लिए अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कहने का अर्थ है जहाँ 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक यानी कि योजक अव्यय से जुड़े होते हैं वे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। इसमें वो किससे जुड़े होते हैं? या तो उनमें और शब्द लगाओ या किंतु, इसलिए, ठीक है, इनसे ये जुड़े होते हैं। और अगला है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य जुड़े हुए हों और उनमें एक वाक्य मुख्य हो और दूसरा आश्रित हो, उन्हें हम मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है और आश्रित उपवाक्यों का प्रारंभ प्राय, जो आश्रित उपवाक्य होते हैं उनका प्रारंभ जो है, उनकी शुरुआत किससे होती है? या तो की लगा होगा या जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि, इनसे होती है, ठीक है। कहने का अर्थ है जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य क्या हो? गौण हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 2।
अब आप अपनी ओर से सरल, संयुक्त व मिश्रित वाक्य के एक एक उदाहरण लिखिए। तो सरल वाक्य का क्या बनाएंगे? राम मेरा बचपन का मित्र है। ठीक है। संयुक्त वाक्य बनेगा मैं प्रतिदिन पार्क जाती हूँ और व्यायाम करती हूँ। और योजक शब्द से इन दोनों उपवाक्यों को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है। मिश्रित वाक्य, पिताजी ने कहा कि कल हम सब घूमने जाएंगे। तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। ठीक है। तो उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है, और जिसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो होता है विधेय। ठीक है। तो गोरी आ रही है, तो गोरी के बारे में कहा जा रहा है तो वो है उद्देश्य, और क्या कहा जा रहा है वो है विधेय। ठीक है। अगले वाक्य में सब एक ही धातु के बने हैं। तो सब हो गया यहाँ पर उद्देश्य, एक ही धातु के बने हैं वो हो गया हमारा विधेय। ठीक है। अगला है मेरा फैसला आखिरी है। तो मेरा हो गया यहाँ पर उद्देश्य, और फैसला आखिरी है हो गया हमारा विधेय। फैसला आखिरी है। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। मेरी तो हो गया यहाँ पर उद्देश्य, और गाड़ी का समय हो रहा है। गाड़ी का समय हो रहा है वो हो गया हमारा विधेय। मुझे रुपए नहीं चाहिए। मुझे हो गया यहाँ पर उद्देश्य, रुपए नहीं चाहिए। तो ये हो गया हमारा विधेय। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, नीचे दिए गए दो वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है। 2 वाक्य हमें स्वतंत्र वाक्य दिए गए हैं। सोहन घर आया, उसने खाना खाया। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? सोहन घर आया और उसने खाना खाया। ठीक है। यानी कि और योजक शब्द जो है उन दोनों वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे। तो इसका क्या बनेगा? आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अगला हमें दिया गया है, वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी थी। तो 2 वाक्य हमें दिए गए हैं। तो इसका हम क्या बनाएंगे? संयुक्त वाक्य, वह दौड़ना चाहता था किंतु उसके पैर में चोट लगी हुई थी। ठीक है। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य हमारा बन गया। अब अगला है, बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े भीग गए। तो क्या लिखेंगे? बारिश हो रही थी, इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। ठीक है। तो ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। अगला है, वह मुझे नहीं जानता, और दूसरा है मैं उसे नहीं जानता। तो क्या बनेगा? वह मुझे नहीं जानता और मैं उसे नहीं जानता, और मैं उसे नहीं जानता। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर उसे 2 स्वतंत्र वाक्यों के रूप में लिखना है। अब हमें संयुक्त वाक्य दिया गया है और हमें योजक शब्द यानी कि और इसको हटाकर हमें क्या करना है? 2 अलग अलग वाक्य बनाने हैं, स्वतंत्र वाक्य। तो है, उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया। तो क्या करेंगे हम? उसने बहुत परिश्रम किया, वह कक्षा में प्रथम आया। तो 2 और को यदि हम हटा दें
तो दो स्वतंत्र वाक्य हमें क्या मिलेंगे? उसने बहुत परिश्रम किया, एक वाक्य तो ये हो गया। और दूसरा, वह कक्षा में प्रथम आया, दो स्वतंत्र वाक्य बन गए। ठीक है, अगला है सुबह हो गई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। तो दो वाक्य क्या बनेंगे इसके? सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी, ये है एक संयुक्त वाक्य है, तो दो स्वतंत्र वाक्य बनेंगे इससे। सुबह हो गई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। अगला है, वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। यदि हम किंतु को हटा दे तो दो स्वतंत्र वाक्य मिलेंगे हमें। वह गाना चाहता था, ये एक वाक्य है, और दूसरा, उसका गला खराब था, तो ये हो गया दूसरा वाक्य। अगला देखिए, रोगी ने डॉक्टर को देखा और दवाई दी। तो क्या बनेगा? दो वाक्य क्या बनेंगे? डॉक्टर ने रोगी को देखा, और दूसरा, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। ठीक है, अगला है, रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो क्या बनेगा? रात अंधेरी थी, एक वाक्य हो गया ये। और दूसरा, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मिश्र वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार प्रधान, मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य छांटकर अलग कीजिए। जैसे हमें ये उदाहरण दिया गया है, पिताजी ने कहा कि कभी पढ़ भी लिया करो। तो इसमें पिताजी ने कहा, ये है प्रधान वाक्य, कभी पढ़ भी लिया करो ये है आश्रित वाक्य। ठीक है, और की जो है वो इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, माँ को पता, इसमें देखते हैं, माँ को पता चला कि यह फिल्म का गाना है। तो प्रधान वाक्य क्या हो गया? माँ को पता चला, ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया हमारा प्रधान वाक्य। ठीक है, और आश्रित वाक्य क्या होगा इसका? की के बाद वाला, यह फिल्म का गाना है। अगले में देखिए, मेरी वह साइकिल खो गई जो आप लाए थे। तो प्रधान वाक्य क्या हुआ इसमें? प्रधान वाक्य हुआ, मेरी वह साइकिल खो गई थी, खो गई, आप लाए थे, आप लाए थे प्रधान वाक्य नहीं है, वो है आश्रित वाक्य। ठीक है, प्रधान वाक्य ये और ये आश्रित वाक्य है। तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए। तो तय हुआ, तय हुआ, ये हो गया प्रधान वाक्य। अन्य विशेषज्ञों, अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, ये हो गया आश्रित वाक्य। अगला देखते हैं, मास्टर जी नाराज हो गए क्योंकि बच्चे शोर मचा रहे थे। तो प्रधान वाक्य है, मास्टर जी नाराज हो गए। आश्रित वाक्य है, बच्चे शोर मचा रहे थे। अगला देखते हैं, नीना की नानी का देहांत हो गया क्योंकि वे बहुत बीमार थी। तो प्रधान वाक्य है, नीना की नानी का देहांत हो गया, यह है प्रधान वाक्य। वे बहुत बीमार थी, ये हो गया हमारा आश्रित वाक्य। ठीक है, अगला है, वह फ्रॉक सुंदर थी जिस पर सितारे लगे हुए थे। तो प्रधान वाक्य है, वह फ्रॉक सुंदर थी,
और आश्रित वाक्य है सितारे लगे हुए थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है प्रश्न 7, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सरल संयुक्त मिश्रित वाक्य लिखिए। ठीक है, पिताजी की अच्छी खासी नौकरी थी, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। राकेश ने कहा कि कल हिंदी की परीक्षा है, अब ये की आ गया इसमें, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य। मुझे पुस्तकें पढ़ने की चाट लग गई, सरल वाक्य। जब तुम पढ़ रहे थे तब मैं खेल रहा था, यानी इस प्रधान वाक्य पर ये वाक्य क्या है, आश्रित है, मैं खेल रहा था, तो ये है मिश्रित वाक्य। अगला है रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी किंतु उसकी परीक्षाएं चल रही थी, यह है संयुक्त वाक्य, क्योंकि यदि हम किंतु शब्द को हटा दें, योजक शब्द को हटा दें, तो हमें दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य मिलेंगे। रेहाना मुंबई घूमना चाहती थी, एक वाक्य ये, उसकी परीक्षाएं चल रही थी या रेहाना की परीक्षाएं चल रही थी, दूसरा वाक्य ये। अगला देखिए, सपना ने एक डरावना सपना देखा, ये है सरल वाक्य। सभी बच्चे चाहते थे कि उनके शिक्षक स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, अब इसमें की आ गया है, तो ये क्या है, मिश्रित वाक्य। अगला देखिए, पुनीता ने फिल्म देखी और सो गई, संयुक्त वाक्य, क्योंकि और योजक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, शशि की वह पुस्तक फट गई जो उसके मामा लाए थे, मिश्रित वाक्य है। माता जी ने शोभा को डांटा क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थी, मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखिए। हमें वाक्य दिया गया है, मुझे परीक्षा देनी है इसलिए लखनऊ जा रही हूँ, इसे हमें किस में बदलना है, सरल वाक्य में। तो कैसे बनाएंगे सरल वाक्य, मैं परीक्षा देने के लिए लखनऊ जा रही हूँ, सरल वाक्य बन गया। अगला है मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा, इसका हमें क्या बनाना है, मिश्र वाक्य बनाना है। तो कैसे बनेगा इसका, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। अगला है रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, इसमें इसका हमें संयुक्त वाक्य बनाना है। तो क्या बनेगा, रवि अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है। ठीक है, और योजक शब्द जोड़ दिया हमने उसमें। अगला है सफ़ेद गाय घास चर रही थी, और इसका हमें मिश्र वाक्य बनाना है। एक सफ़ेद गाय थी जो घास चर रही थी। अगला देखिए, बच्चों ने खीर खाई और सो गए, इसका हमें सरल वाक्य बनाना है, सरल वाक्य। तो बच्चे खीर खाकर सो गए। अब अगला है आओ दोहराएं। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित निपात लगाकर एक स्थान भरिए, निपात लगाना है हमने। ठीक है, जैसे भी ही। ठीक है, रमेश डैश फल खाता है, रमेश क्या आएगा इसका, रमेश भी। हमारे मुंबई जाने में डैश दिन रह गए हैं, केवल 3 दिन रह गए हैं। मुझे डैश अपने दोस्त के साथ जाना था, मुझे भी अपने दोस्त के साथ जाना था। वह डैश दिन रात पढ़ता है, वह तो दिन रात पढ़ता है। दादी ने आते डैश मुझे गले लगा लिया, दादी ने आते ही। तो ये सभी जो हमने शब्द भरे हैं ये क्या है, निपात। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीचे लिखी काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकारों के नाम बताइए। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, र र र र। तो जहाँ पे र वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, तो वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अब शशि यानी चंद्रमा, वो अपने मुख पर घूंघट डाल रहा है, यानी कि किसकी तरह क्रिया कर रहे हैं, मानव की तरह। तो क्या हुआ, ये हमारा मानवीकरण अलंकार। रघुतरनी
हंसनी सी सुंदर, हंसनी सी, अब तुलना कर दी गई है ना, उपमा दी जा रही है, तो ये क्या है, उपमा अलंकार। उपमेय और उपमान दिया गया है इसमें, तो ये है उपमा अलंकार। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। अब इसमें ज्यों शब्द आ गया है, जहां पर भी ज्यों, मनु, मानो इस तरह के शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अलंकार वाला टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न 11, कोष्टक में दिए गए शब्द के समान अर्थ वाले शब्द से वाक्यों को पूरा कीजिए। अन्याय को डैश नहीं करना चाहिए, बर्दाश्त का क्या होगा, सहन नहीं करना चाहिए। चोरों ने डैश देख सारे सामान पर हाथ साफ कर लिया, अवसर का क्या होगा, मौका। चोरों ने मौका देख सारे सामान पर हाथ साफ कर लिया। उन्होंने उसके डैश मोर्चा बांध लिया, खिलाफ, खिलाफ का क्या होगा, विरुद्ध। ठीक है, बच्चे उत्साहित होकर डैश दे रहे थे, जवाब, जवाब का उत्तर। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्यों का उचित मिलान कीजिए। हसमुख, गोरी, अधिक, दहेज, बड़ा, बड़ा का क्या हो सकता है, बड़ा कमरा, है ना, लाचार, प्रमोद, गहरा, घाव। तो इस तरह से मिलान करना था। प्रश्न 13, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नाम को धब्बा लगना यानी कलंक लगना। राघव ने रिश्वत लेकर अपने साथ साथ पूरे परिवार के नाम पर धब्बा लगा दिया है। अगला है घाव हरा होना, तो इसका अर्थ है पुराना दुख याद आना। रमेश की मां की मृत्यु का दर्दनाक दृश्य देखकर मेरे घाव हरे हो गए। अगला मुहावरा है नाक वाला होना, यानी सम्मान वाला होना, इज्जत वाला होना, है ना। वाक्य बनेगा इसका, लड़की वालों के सामने स्वयं को नाक वाला समझते हैं। दंग रह जाना, मुहावरा है दंग रह जाना, तो इसका अर्थ है हैरान होना। देव को शेर का सामना करते देख मैं दंग रह गया। अगला मुहावरा है तिल का ताड़ बनाना, यानी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। अर्थ क्या है, बात को बड़ा चढ़ाकर बताना। और वाक्य क्या बनेगा, रमा की सास ने अपनी बहू की छोटी सी गलती का तिल का ताड़ बना दिया। आंखें खुलना, अर्थ है वास्तविकता का पता चलना। वाक्य बनेगा राहुल की ईमानदारी ने मेरी आंखें खोल दी। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है। विषय पर 100 से 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे, दहेज प्रथा भारतीय समाज की एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक कुरीति है। यह हमारे समाज के लिए अभिशाप बन गया है। कुरीति क्या होता है, यानी कि बुराई। ठीक है, यह प्रथा विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से धन, संपत्ति या मूल्यवान वस्तुओं की मांग करती है। यह न केवल आर्थिक बोझ बनता है, बल्कि कई बार कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि जब कन्या को पेट में ही मार दिया जाता है, गर्भ में ही मार दिया जाता है, घरेलू हिंसा और तलाक जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को जन्म देता है। दहेज प्रथा के कारण गरीब परिवारों को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है और कई बार लड़कियों की शिक्षा और विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। सरकार द्वारा दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाए गए हैं, परंतु इनका पूर्ण रूप से पालन नहीं हो पाता। इस कुरीति को समाप्त करने के लिए समाज की मानसिकता में बदलाव आवश्यक है, ताकि हर बेटी को सुरक्षित और सम्मानित जीवन मिल सके। शिक्षित वर्ग भी इस प्रथा से अछूता नहीं है, इसलिए युवा पीढ़ी को जागरूक होकर
इस समस्या के निदान के लिए आगे आना होगा ताकि दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को समाज से उखाड़ कर बाहर फेंका जा सके, क्योंकि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक कलंक है और हम सभी को मिलकर इस बुराई को समाज से दूर करना होगा। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।